गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज ऑनलाइन क्लासेस में 12th हिस्ट्री से दूसरा लेसन आपको करवाया जाएगा, राजा, किसान और नगर। और इस पाठ में हम 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल रहा उसमें किस प्रकार की प्रथाएं रही, क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेसन को। आपको बताना चाहता हूं मैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी, पहले लेसन में हमने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ उसके पश्चात जो 1500 वर्षों का काल था वह बहुत महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए। इस काल में जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके विभिन्न भागों का विकास हुआ। सिंधु तथा उसकी जो सहायक नदियां थी उसके किनारे पर रहने वाले लोग थे, उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद की रचना सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर जो लोग रहते थे उन्होंने की थी। उत्तर भारत, दक्कन का पठार और कर्नाटक का जो क्षेत्र था वहां पर कृषक बस्तियों की शुरुआत हुई, यानी कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि वहाँ कृषि की जाने लगी। इसके साथ साथ ईसा पूर्व की जो प्रथम सहस्त्राब्दी थी उसके दौरान बताते हैं कि दक्षिण भारत में महापाषाणीय संस्कृति अस्तित्व में आई, यानी कि हमारे सामने आई। उस टाइम जो शवों को दफनाने का प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, वह एक नई थी। दफनाने के लिए बड़े बड़े पाषाणों का प्रयोग किया जाता था और कई स्थानों पर जो सावधान थे, शवों के साथ साथ लोहे के बने उपकरण, हथियारों को भी दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु के पश्चात हमारी यात्रा चलती तो वहां पर उस व्यक्ति को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इसके पश्चात आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा मैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अनेक प्रवाहों के प्रमाण मिले हैं। साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, रजवाड़ों का विकास कैसे हुआ। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई, चाहे वो बीज के रूप में है, सिंचाई के रूप में है, या भारत में जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी उसकी कैसे स्थापना हुई और किसानों का महत्व किस प्रकार बढ़ा। कृषि के प्रचलन में आने के बाद उपमहाद्वीप में नए नए नगरों का विकास हुआ और उसी संबंध में काल में राजा, किसान और नगरों का उदय हुआ, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभिलेख मोहरें, अभी आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि अभिलेख क्या होते हैं। पत्थरों पर खुदाई किए गए या छापे गए चित्रों को हम अभिलेख कहते हैं। स्तूप हुए, भूमि अनुदान पत्र हुए, इत्यादि पर ये सारे मिलते हैं। भूमि अनुदान पत्र उसको कहते हैं, ब्राह्मणों को दान में भूमि दे दी जाती थी और उसका एक जैसे प्रशस्ति पत्र होता है, ठीक इसी प्रकार एक अनुदान पत्र दिया जाता था और उस भूमि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अभिलेखों का महत्व इसलिए भी है कि इनके निर्माताओं की, जिन्होंने इनका निर्माण किया, क्या क्या उपलब्धियां रही उनकी, क्या क्या क्रियाकलाप रहे उनके, उन सभी के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। एक और अभिलेख के बारे में प्रमुख विशेषता यह है बेटा कि अभिलेख स्थायी प्रमाण होते हैं तथा उनमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। और एक और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, जितने भी अभिलेख हुए हैं उनको आज तक पूर्ण रूप से पढ़ने वाला कोई नहीं हुआ है, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि थी और उनको केवल समझ सकते हैं या अंदाजा लगाया जा सकता है, आसपास पहुंचा जा सकता है, लेकिन सटीक तौर पर आज तक इस पूरे ब्रह्मांड में उनका अध्ययन करने वाला कोई भी ज्ञाता नहीं हुआ है। भूमि अनुदान पत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है। इन दान पत्रों में राजा या जो राजा के वहां पदाधिकारी होते थे, रानियां, व्यापारियां, ये सभी धर्मार्थ कार्य के लिए, मवेशियों को पालने के लिए ब्राह्मणों को धन दे देते थे।
और उस धन को लेकर ब्राह्मण लोग कृषि आदि जो भूमि उनको अनुदान में मिलती थी उस पर कृषि करते थे, अपने घर में पशु पालते थे। इसके पश्चात मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, प्राचीन टाइम में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे आपने देखा होगा अभी 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये, 2 रुपये, यहाँ तक कि 10 रुपये का या 50 रुपये का भी सिक्का भी आज भारत में प्रचलन में है। जितने भी शासक हुए हैं उनकी जो राज्य सीमा हुई या राज्यकाल हुआ, राज्य सीमा और राज्यकाल में एक फर्क है। राज्य सीमा का मतलब होता है कि हमारी सीमा कहाँ तक है, और राज्यकाल का मतलब समय की अवधि। इसके साथ साथ उन सिक्कों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है स्टूडेंट्स। और मुद्रा प्रणाली का आरंभ आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। यानी कि जब मुद्रा आ गई प्रचलन में, इसका मतलब ये हुआ कि तब से आर्थिक प्रगति का ज्ञान लोगों को हो गया। ये सिक्के चांदी के होते थे, तांबे के थे, आयताकार वृत्ताकार टुकड़ों में बनाए गए थे और इन पर ठप्पा मारा जाता था। जैसे आजकल तो 1 रुपया 2 रुपया प्रिंट होता है, लेकिन प्राचीन टाइम में इन पर सूर्य, वृक्ष, मानव, खरगोश, बिच्छू, सांप इस प्रकार के खोदे होते थे और इन्हें पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्कों के पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राचीन टाइम में 16 महाजनपद थे पूरे भारतवर्ष में, और प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, कैपिटल होती थी, और जिसकी किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देना, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति या कोई राजा आक्रमण ना कर सके। जो राज्य आता था उसको किलेबंद शहर, और सेना के लिए, नौकरशाहों के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी, यानी कि धन की जरूरत पड़ती थी। और इस काल में धन को इकट्ठा करने के लिए जो राजा होते थे, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, दस्तकारी हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता था, जिससे उस राज्य का पालन पोषण किया जा सके। प्रारंभ में मैं आपको मगध की राजधानी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका राजगीर प्राकृत नाम है, जिसका अर्थ था राजा का घर, यानी हाउस ऑफ द किंग। यह राजगृह पहाड़ियों के बीच एक किलेबंद था। बाद में 4 शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना, जो वर्तमान में पटना है, यानी कि जो बिहार की राजधानी है, उसको मैं जिक्र कर रहा हूं। पाटलिपुत्र का गंगा नदी के संपर्क मार्गों पर नियंत्रण था, यानी कि वहां पर उनका अधिकार था। और उसी के साथ साथ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा था। उसके अनेक कारण थे, भौगोलिक कारण भी रहे होंगे कि वहाँ अच्छी कृषि होती होगी। दूसरा, आपको पता है वहाँ पर नदी थी तो आराम से व्यापार का लेन देन होता था। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ के राजा हुए हैं, अधिकारी हुए हैं, या जो वहाँ के किसान थे बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, जिससे वहाँ का राजस्व काफ़ी बढ़ता होगा। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मौर्य राज्य का प्रथम सर्वाधिक विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य था, जब मौर्य काल हुआ आरंभ भारत में, और इस काल में समस्त शक्ति का स्रोत सम्राट ही होता था, यानी कि किसी प्रकार का कोई अधिकार और किसी के पास नहीं था, केवल राजा के पास ही सारे अधिकार लिखित थे। यानी कि अर्थशास्त्र में लिखा भी गया है, राजा ही राज्य है, यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो राजा के पास होती थी, और सभी पदों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, चाहे वो कोई सेनापति हो, न्यायाधीश हो, घुड़सवार हो, कोई मंत्री हो, प्रत्येक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। इसके पश्चात थोड़ा अशोक के बारे में आप सभी के सामने बताना चाहूँगा। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अशोक माना जाता है कि एक महान सम्राट हुए हैं, उन जैसा कोई राजा नहीं हुआ। उसके पीछे अनेक कारण हैं, धर्म के प्रसार के क्या लक्ष्य रहे उसके, इसके अलावा उसने अपने राज्य के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए या अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, जिसको धम्म महामातर भी कहा गया। और जो इतिहासकार हैं, जब उनको इस बात को पता चला कि अशोक सम्राट इतना महान व्यक्ति था, उनको बड़ी सुख की अनुभूति हुई, और जो अशोक के अभिलेख थे उनके संदेश दूसरे शासकों के आदेशों के बिल्कुल भिन्न थे।
उनके अभिलेख ये बताते हैं कि जो अशोक राजा था बहुत ही शक्तिशाली था, मेहनती था, कर्मठ था, और उनके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण एक गुण था वो था विनम्रता, यानी कि वो बिल्कुल नम्र होकर सबसे बात करते होते थे। और इस प्रकार से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार अशोक ने लोगों को एक प्रेरणा दी कि राजा ऐसा भी हो सकता है। इसके पश्चात मैं आपके सामने और जिक्र करना चाहूँगा, इस जो लेसन चला हुआ है अभिलेख के बारे में आपको बताया है मैंने, पंचमार्क सिक्कों के बारे में बताया। गृहपति व्यक्ति आपको बता, गृहपति क्या होता था? गृह का मतलब होता है घर और पति का मतलब स्वामी, यानी जो घर का जो मुखिया होता है उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। और घर में रहने वाली चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, दास हैं, उन पर गृहपति का नियंत्रण होता था।